हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपकी नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 के इतिहास के बारे में जानेंगे और इस पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। हमारे अतीत भाग 2। दोस्तों, इस पुस्तक में 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से इस पाठ्य पुस्तक में से हम दूसरा पाठ अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे नए राजा कैसे बने और उनके राज्य कैसे बने। दोस्तों, दूसरा टॉपिक या दूसरा चैप्टर है आपका नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के राजा और उनके राज्य। दोस्तों, नए राज्य या नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय। दोस्तों, 7वीं सदी आते ही भारत के समक्ष राजाओं ने सैनिकों को उनकी सेवा के बदले भूस्वामी बना दिया। क्या बना दिया? भूस्वामी बना दिया। और जो योद्धा थे उन्हें सरदार बना दिया। राजा ने उनको मातहत या सामंत कहा। मातहत या सामंत कहा। और ऐसे सामंत जो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करते थे, उन सामंतों ने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल के स्वामी इत्यादि घोषित करना प्रारंभ कर दिया। और कभी कभी तो वे अपने राजा यानी कि स्वामी से लड़ते थे और अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। जैसे दक्कन के राष्ट्रकूट। कहाँ के? दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन वो अपने आप को धीरे धीरे राजा में रूपांतरित कर देते हैं। कौन? राष्ट्रकूट। कहाँ के? दक्कन के। राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग। तो राष्ट्रकूटों का प्रधान कौन था? दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी कि एक राष्ट्रकूट था जिसका नाम था दंतिदुर्ग। उसके जो स्वामी थे चालुक्य राजा हुआ करते थे, तो उसने उनकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके साथ युद्ध करा, उसे हरा भी दिया। और दंतिदुर्ग ने उसे हराने के उपलक्ष्य में हिरण्यगर्भ, जिसका अर्थ है सोने का गर्भ, नामक अनुष्ठान भी कराया। इसका अभिप्राय है कि सामंत लोग अपने राजाओं से बगावत भी किया करते थे। दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कहा गया है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना अनिवार्य था या पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उद्यमी जो परिवार थे, उद्यमी का मतलब होता है फैक्ट्री। तो उद्यमी परिवार के लोग अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये है कि वो सेनाओं में भर्ती होते थे। कौन? उद्यमी परिवार के पुरुष।
जैसे कदम मयूर शर्मन, कौन? कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र आदि कौन थे? ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने ब्राह्मणगिरी को छोड़ दिया और शस्त्रों को अपना लिया। किसे अपना लिया? शस्त्रों को अपना लिया। और जो शस्त्र अपनाते थे उन्हें कहते थे क्षत्रिय। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो भी क्षत्रिय बन गए। इसका मतलब ये है कि उन्हें किन्हें क्षत्रिय बनने के लिए जरूरी नहीं था कि वो क्षत्रिय वंश में पैदा हों। ब्राह्मण भी क्षत्रिय बन सकते थे यदि वो शस्त्र उठा लेते थे। तो कदम मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण इत्यादि ने शस्त्र उठा लिए और उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कहाँ? कर्नाटक और राजस्थान में। दोस्तों, अगला टॉपिक है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन। क्या आप प्रशासन और शासन में अंतर बता सकते हैं? प्रशासन और शासन में अंतर। दोस्तों, हम बताते हैं आपको प्रशासन और शासन में अंतर। जैसे आजकल केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये लोग कहलाएंगे शासन करने वाले। ये लोग कहलाएंगे शासन करने वाले। अच्छा, प्रशासन कौन करते हैं? जो जिले में डीएम, एसडीएम, एसपी या पीसीएस इत्यादि होते हैं, ये करते हैं प्रशासन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शासन और प्रशासन में अंतर पता चल गया होगा। दोस्तों, ये नए राजा जो पहले सामंत हुआ करते थे, इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से राजाओं को पीछा करने के लिए या राजाओं को पीछे करने के लिए अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधि दी। जैसे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब राजाओं के भी राजा, अर्थात सामंत लोग अपने आप को राजाओं के राजा भी कहलवाने लगे। और एक उपाधि का उदाहरण लेते हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती, अर्थात तीनों भुवनों का स्वामी। इन लोगों ने अपने आप को तीनों भुवनों का स्वामी भी घोषित कर दिया। किन्होंने? सामंतों ने। तो सामंतों ने क्या किया? अपने आप को राजाओं का राजा अर्थात महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि तीनों भुवनों का स्वामी घोषित कर दिया। और सामंतों ने किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठन से अपनी साझेदारी अर्थात उनसे समन्वय या संबंध बनाने के लिए उनसे साझेदारी भी स्थापित की। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं ये प्रशासन कैसे चलाते थे, कहाँ से पैसे इकट्ठे करते थे, कहाँ से वो धन इकट्ठा करते थे ताकि अपने सैनिकों को वेतन दे सकें, अपने नौकरों को वेतन दे सकें, कैसे कैसे वो कर संग्रह करते थे। दोस्तों, हमें पता चलता है विभिन्न अध्ययन करने से कि नए राजा 400 कर लगाते थे, यानी कि 400 प्रकार के कर थे। कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं जैसे चोल वंश ने कुछ कर लगाए। उदाहरण के लिए वेट्टी। कौन सा कर? वेट्टी। ऐसे कर जो नगद नहीं लिए जाते थे बल्कि ज़बरदस्ती श्रम यानी कि काम करवाया जाता था। तो इसको लगाया था चोल वंश ने और इसको कहा था वेट्टी। कदमाई, नेक्स्ट है कदमाई। ऐसा कर जो भू राजस्व वसूलते थे। नेक्स्ट है छाजन, यानी कि मकान बनाने में जो छप्पर का इस्तेमाल करते थे घास फूस की, उस पर भी कर लगाते थे। कौन? चोल वंश वाले। नेक्स्ट है यदि किसान लोग खजूर के या ताड़ के पेड़ पर चढ़ते थे तो वो सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे। क्या का इस्तेमाल करते थे? सीढ़ी का। उस पर भी चोल वंश के शासक कर लगाते थे। अच्छा, नेक्स्ट है ये पारिवारिक संपत्ति, यानी कि जो परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था तो उस पर भी कर लगाते थे। तो सामंत जो अपने आप को नए राजा कहते थे, जब ये कर वसूलते थे
तो कर वसूलने का सिस्टम यानी कि राजस्व वसूलने का जो सिस्टम था, वो उस समय के प्रभावशाली परिवार थे, वो वसूलते थे। यानी कि जो अमीर परिवार होते थे, वो कर वसूलने का कार्य या राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। और ये जो प्रोसेस था, ये वंशानुगत हो गया था। अर्थात दादा भी कर वसूलता था, दादा का बेटा यानी कि जो पिता वो भी, और बेटा भी कर वसूलने का कार्य करने लगा। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे, जो उनके रिश्तेदार होते थे, वो भी राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी के अगले भाग में। तब तक अपना व अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।